एक शरीफ नौजवान जिसे कदम कदम पर संसार किया गया। जालिम माशरे की नाइंसाफियों, करप्ट पुलिस और दौलतमंद बदमाशों ने उसे भी एक गुंडा बनने पर मजबूर कर दिया। और जब एक शरीफ इंसान जराइम पेशा बन जाए तो वो सब गुंडों से ज्यादा खतरनाक हो जाता है। एक बदकिस्मत नौजवान जिसे जुर्म की दलदल ने एक आतिशफशां बना दिया। बदले की आग में जलते एक शरीफ नौजवान की कहानी। शारिक और नौलखा 3 बजे के करीब कोठी वापस पहुंचे। समीना उस वक्त अपने कमरे में सो रही थी। शारिक ने उसके कमरे का रुख ही नहीं किया। वो अपने कमरे में आकर बिस्तर पर लेट गया और कुछ ही देर के बाद उसकी आंख लग गई। 5 बजे उसे समीना ने जगाया। शारिक ने बिस्तर पर लेटने से पहले जूते तक नहीं उतारे थे। आंखें खुलने के बाद भी वो कुछ देर तक बिस्तर पर लेटा रहा, फिर उठकर जूते उतारे और बाथरूम में घुस गया। 6 बजे वो तीनों हॉल में बैठे चाय पी रहे थे। शारिक बोला, चाय पीने के बाद हम जरा अस्पताल जाएंगे, तुम भी चलना चाहो तो? उसने समीना की तरफ देखा। समीना बोली, मैं चलूंगी। सुबह से मैं घर बैठी बोर हो रही हूँ, थोड़ी सी आउटिंग हो जाएगी। वैसे मैं घर जाना चाहती थी, रजिया और अम्मा से मिलने के लिए। शारिक ने कहा, आज के लिए प्रोग्राम तो मेरा भी था, लेकिन ये उलझन आन पड़ी है, कल सुबह चलेंगे। चाय पीने के बाद समीना अपने कमरे में चली गई। तकरीबन आधे घंटे बाद वो लिबास तब्दील करके बाहर आ गई। उसने आधी आस्तीन वाली सफेद ढीली ढाली टी शर्ट और जीन्स पहनी हुई थी। शारिक ने पहली मर्तबा पैंट शर्ट उसका हुलिया तब्दील करने के लिए पहनाई थी, लेकिन समीना को यह लिबास पसंद आया और वो अक्सर पहनने लगी। शारिक ने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा, बोला, तुम तो मॉडर्न होती जा रही हो। समीना बोली, अब तो ये सब कुछ करना पड़ेगा। 7 बजे के लगभग वो लोग म्यू अस्पताल पहुंचे थे। इत्तेफाक से उस वक्त मौलवी हमीद भी मौजूद था और अशरफ की बहनें और कुछ और रिश्तेदार भी आए हुए थे। अशरफ उस वक्त होश में था, लेकिन उसके चेहरे पर बेपनाह गर्व था और वो बार बार कर्राह रहा था। ये लोग ज्यादा देर वहां नहीं रुके। अस्पताल से निकलकर वो सीधे मुजंग पहुंचे। गामा और राजू काम कर रहे थे। उन्होंने 4 आदमी और भी साथ लगा रखे थे। अहाते की मुकम्मल सफाई के लिए कम से कम 1 हफ्ते की जरूरत थी। हर तरफ जले हुए तांगे, लकड़ियां और दीगर सामान बिखरा हुआ था। समीना और शारिक पूरे अहाते में घूम फिर कर जायजा लेने लगे। तमाम कमरों के दरवाजे और खिड़कियां वगैरह जल चुकी थीं, लेकिन निहायत हैरत की बात यह थी कि मजार वाले हिस्से को कोई नुकसान नहीं पहुंचा था। वो लोग तकरीबन 1 घंटे तक वहां रहे। गामे और राजू के भी हाथ पैर काले हो रहे थे, मुंह पर भी कालक लगी हुई थी। शारिक ने इधर उधर देखते हुए कहा, तुम लोग यहाँ रह तो नहीं सकते, बेहतर है कि तुम लोग भी हमारे साथ ही चलो। सुबह आकर 5-6 आदमियों को काम पर लगा देना। मेरा ख्याल है 4-5 दिन लगेंगे, ये कमरे भी ठीक करवाने होंगे। सुबह किसी कारपेंटर को बुलवा कर उसे दरवाजे और खिड़कियां बनाने का कह देना। गामे ने कहा, ठीक है शारिक बाबू, तुम लोग थोड़ा सा इंतजार करो, हम अपने ये हुलिये तो दुरुस्त कर लें। गामे ने मजदूरों को पैसे देकर रुख्सत किया और उन्हें सुबह फिर आने के लिए भी कह दिया। वो दोनों पानी वाले हौज पर चले गए और मुंह हाथ धोने लगे। वो लोग अहाते से निकलकर कार में बैठना ही चाहते थे कि दाईं तरफ से गली के मोड़ पर खड़ी हुई एक मोटरसाइकिल स्टार्ट हुई और तेज रफ्तारी से उनकी तरफ आने लगी। मोटरसाइकिल पर 2 आदमी बैठे हुए थे। शारिक उस वक्त अपनी कार की ड्राइविंग साइड का दरवाजा खोल रहा था। मोटरसाइकिल चंद गज दूर थी। पीछे सीट पर बैठे हुए शख्स ने हाथ बाहर को निकाला। उसके हाथ में पिस्तौल था। वो शारिक को गोली का निशाना बनाना चाहता था, लेकिन ठीक उसी वक्त जब उसने ट्रिगर दबाया, मोटरसाइकिल का अगला पहिया किसी पत्थर पर पड़ा। फायर हुआ, उसके साथ ही मोटरसाइकिल उछली। गोली शारिक के सर से चंद इंच के फासले से गुजर गई। वो सब उछल पड़े। मोटरसाइकिल भी उसके ड्राइवर से बेकाबू हो गई थी। उसने मोटरसाइकिल को संभालना चाहा, मगर कामयाब न हो सका। मोटरसाइकिल का हैंडल मुड़ गया था। ड्राइवर कलाबाजी खाकर दूर जा गिरा। पिछली सीट पर बैठा हुआ आदमी बुरी तरह चीखा था। उसकी एक टांग मोटरसाइकिल के नीचे दब गई थी। पिस्तौल उसके हाथ से निकलकर दूर जा गिरा। उस गली में ज्यादातर वर्कशॉप थे। बेशतर वर्कशॉप अभी खुले हुए थे। फायर की आवाज सुनकर सभी लोग चौंक गए और जब दोनों मोटरसाइकिल सवार गिरे तो वो लड़के उन्हें उठाने के लिए उनकी तरफ लपके। उन्हें ये मालूम नहीं था कि गोली उन्हीं में से एक ने चलाई थी। वो गालिबन यही समझे थे कि उनमें से किसी को गोली लगी थी। शारिक और नौलखा वगैरह एक लम्हे को सन्नाटे में आ गए, लेकिन नौलखे और गामे ने फौरन ही अपने हवास भी संभाल लिए थे। वो दोनों मोटरसाइकिल की तरफ दौड़े। ड्राइवर ने उठकर भागने की कोशिश की थी, लेकिन नौलखे ने छलांग लगा दी और उसे साथ लिए हुए सड़क पर ढेर हो गया। गामे ने दूसरे आदमी को छाप लिया। उसकी टांग मोटरसाइकिल के नीचे दबी हुई थी। गामे ने उस आदमी पर घूंसों और ठोकरों की बारिश कर दी। गली में कुछ लोग उनकी तरफ दौड़े। वो सूरत हाल को नहीं समझ सके थे। अक्सर लोग यही समझ रहे थे कि मोटरसाइकिल वालों पर गोली चलाई गई थी और गोली चलाने वाले वो लोग थे जो अब उन पर हमलावर हो रहे थे।
लेकिन फिर गामे और नौलखे को पहचानते ही लोग पीछे हट गए। गामे ने मोटरसाइकिल को उठाकर दूसरी तरफ पलट दिया। उस शख्स के मुंह से चीख निकल गई। गामे ने उसे गिरेबान से पकड़कर उठाया और फिर उसकी धुनाई शुरू कर दी। नौलखा भी अपने शिकार के बखिए उधेड़ रहा था। समीना खौफजदा सी एक तरफ खड़ी थी। शारिक आगे बढ़ गया। उसने सड़क पर पड़ा हुआ पिस्तौल नाली की तरफ से उठा लिया और फिर नौलखा और गामा उन दोनों आदमियों को पीटते हुए अहाते में ले आए। शारिक ने उस शख्स को घूरते हुए कहा जिसने गोली चलाई थी, अब बताओ तुम्हारे साथ क्या सलूक किया जाए। वो शख्स बोला, मुझे अफसोस है कि तुम बच गए, लेकिन कब तक बचते रहोगे। शारिक ने पूछा, तुमने गोली किसके कहने पर चलाई थी। उस शख्स ने कहा, माझे गुज्जर के अलावा और कौन ऐसी हिम्मत कर सकता है कि तुम्हें कत्ल करने का हुक्म दे। हम बहुत दिनों से तुम्हारी तलाश में थे। आज गामे और राजू को यहाँ देखा तो हमें यकीन हो गया कि तुम भी यहाँ जरूर आओगे। हम दोपहर से यहाँ तुम्हारे इंतजार में थे, लेकिन तुम्हारी किस्मत अच्छी थी, बच गए। इस दौरान 3-4 पुलिस वाले वहां पहुंच गए। शायद किसी ने थाने में फायरिंग की इत्तला कर दी थी। उस पुलिस पार्टी का इंचार्ज एक नौजवान ASI था जो शारिक को अच्छी तरह जानता था। शारिक ने उसे हाथ मिलाते हुए कहा, मुश्ताक साहब, इनमें से किसी एक ने मुझे कत्ल करने के लिए गोली चलाई थी, लेकिन किस्मत अच्छी थी, बच गया। ये है वो पिस्तौल, इन्हें तुम ले जाओ और जो चार्ज लगाना चाहो लगा सकते हो, लेकिन मेरा नाम नहीं आना चाहिए और कम से कम आज की रात इनके पकड़े जाने की इत्तला थाने से बाहर नहीं जानी चाहिए। ASI मुश्ताक ने कहा, ये कौन है? शारिक ने कहा, माझे गुज्जर के आदमी हैं, लेकिन ठहरो, इस तरह कुछ उलझन पैदा हो जाएगी। राजू को साथ ले जाओ और इसकी तरफ से रिपोर्ट दर्ज कर लो। ASI मुश्ताक ने कहा, समझ गया शारिक साहब, और उसने अपने मातहतों को इशारा किया। पुलिस वाले उन दोनों को थप्पड़ और घूंसे मारते हुए थाने की तरफ ले गए। राजू भी उनके साथ जा रहा था। शारिक ने राजू को समझा दिया था कि थाने से फारिग होकर वो कोठी आ जाए। शारिक, समीना, नौलखे और गामे के साथ अपनी कोठी वापस आ गया। 11:30 बजे के लगभग राजू भी पहुंच गया। राजू ने बताया, थानेदार ने उन दोनों को बंद कर दिया है और उनके खिलाफ पक्का पर्चा भी काट दिया है। शारिक ने पूछा, क्या चार्ज लगाया है? राजू ने कहा, कातिलाना हमला, इक़दाम कत्ल, इरादा कत्ल और पता नहीं क्या कुछ लिखा है उस रिपोर्ट में। शारिक बोला, ठीक है। फिर नौलखे की तरफ देखा, बोला, अब क्या प्रोग्राम है नौलखे? नौलखे ने कहा, मैंने तो पहले ही कहा था कि अब माझे गुज्जर का हिसाब किताब कर देना चाहिए। ढील देने का ही ये नतीजा निकला है। चंद लम्हों की खामोशी के बाद फिर वो बोला, अब तो हमें ये भी पता चल गया है कि वो कहाँ छुपा हुआ है। शारिक ने कहा, जरूरी तो नहीं कि वो आज रात को भी वहीं हो। नौलखे ने कहा, पता कर लेंगे। फिर गामे की तरफ देखकर बोला, मेरे वीर गामे, ये काम तूने ही करना है। जाकर पता कर माझा गोगा पहलवान के अड्डे पर है कि नहीं। खुद आगे मत जाना, वरना वो तुझे कच्चा ही खा जाएगा। किसी और को भेज कर पता करना और फिर टेलीफोन कर देना, हम पहुंच जाएंगे। गामा फौरन उठ गया, बोला, ठीक है, मैं चलता हूँ। शारिक बोला, कहीं से टेलीफोन मत करना गामे, खुद वापस आ जाना, हमें कुछ तैयारी भी करनी है। गामा बोला, ठीक है जी, मैं चलता हूँ। शारिक बोला, चलो मैं तुम्हें इचरे मोड़ तक छोड़ दूं, वहां से टैक्सी लेना। तुम भी मेरे साथ चलो नौलखे, और हवेली के दरवाजे की चाबियां ले लेना। ये कहते हुए वो उठ गया। वो तीनों गाड़ी पर बैठकर इचरे मोड़ की तरफ रवाना हो गए। गामे को उन्होंने इचरे मोड़ से एक टैक्सी में बिठा दिया और शारिक ने गाड़ी का रुख मुल्तान रोड की तरफ मोड़ दिया। तकरीबन 40 मिनट के बाद वो हवेली पहुंच गए। नौलखे ने हवेली का वो अंदरूनी कमरा खोल लिया जहां असलहा रखा हुआ था। उसने 3-4 पिस्तौल निकाल कर चेक किए, उनमें मैगजीन फिट किए, एक फाजिल मैगजीन ले लिया और कमरे से बाहर आकर दरवाजे को ताला लगा दिया। शारिक हवेली के गेट के बाहर ही गाड़ी में बैठा इंतजार कर रहा था। नौलखे ने हवेली का जेली दरवाजा बंद कर दिया और कार में बैठ गया। उसके फौरन ही बाद शारिक कार को हरकत में ले आया। नौलखे ने 2-4 पिस्तौल सीट के नीचे छुपा दिए। इस मर्तबा उन्हें वापस कोठी में पहुंचने में ज्यादा वक्त न लगा। 1:30 बजे के करीब गामा वापस आ गया। नौलखे ने सवालिया निगाहों से उसकी तरफ देखा, बोला, हाँ भाई, क्या खबर है? गामे ने कहा, वो गोगा पहलवान के डेरे पर ही है, लेकिन एक और खबर भी है। आज दोपहर के बाद पुलिस ने फीके को गोगे पहलवान के अखाड़े से पकड़ लिया था। उस वक्त माझा गुज्जर वहां मौजूद नहीं था, लेकिन 9:30 बजे के करीब वो फीके को थाने से छुड़ा कर ले गया। नौलखा बोला, कोई बात नहीं, इस मर्तबा हम फीके का ऐसा बंदोबस्त करेंगे कि माझे गुज्जर का बाप भी उसे नहीं छुड़ा सकेगा। बहरहाल ये बताओ कि गोगे के अखाड़े में कितने आदमी हैं? गामे ने कहा, माझा गुज्जर, उसके 3 आदमी और गोगा पहलवान, इस तरह कुल 5 बनते हैं। नौलखे ने शारिक की तरफ देखा, बोला, क्या ख्याल है शारिक बाबू? शारिक बोला, चलो मैं तैयार हूँ। नौलखा बोला, जाने से पहले एक कप चाय पी ले, मैं अपने हाथ से बना कर लाता हूँ। ये कहते हुए वो उठकर किचन में चला गया। चाय पीने के बाद वो तकरीबन 2:30 बजे कोठी से निकले। समीना उस वक्त अपने कमरे में सो रही थी। शारिक ने उसे जगाकर कुछ बताने की जरूरत महसूस न की। जब वो मैकलोड रोड पर पहुंचे तो 3 बज रहे थे। शारिक ने कार मैकलोड रोड से फूटने वाली एक गली के मोड़ पर रोक दी। उन तीनों के उतर जाने के बाद शारिक ने कार के तमाम शीशे लॉक किए और नीचे उतरकर दरवाजा लॉक कर दिया।
उन सब की जेबों में पिस्तौल मौजूद थे और हर एक के पास एक एक फाजिल मैगजीन भी था। वो चारों बातें करते हुए इस तरह चल रहे थे जैसे किसी दावत से वापस आ रहे हों। उन गलियों में पुलिस के टकराव का अंदेशा नहीं था। पुलिस वाले बड़ी सड़कों पर ही गश्त करते थे। अलबत्ता गलियों में प्राइवेट चौकीदार जागते रहना की आवाजें लगाते हुए घूमते रहते थे। ये चौकीदार भी खानापुरी के लिए थे। बाज इलाकों के चौकीदार तो इस कदर बूढ़े हो चुके थे कि उनसे चला भी नहीं जाता था। लाठी वो चोरों वगैरह से मुकाबले के लिए नहीं, अपने सहारे के लिए हाथ में रखते थे। दूसरी गली में उनका सामना भी एक ऐसे ही चौकीदार से हो गया जो मुंह से जागते रहना की मरियल सी आवाजें निकालता और लाठी टेकता हुआ रहा था। उन चारों को देखकर उसकी आवाज कुछ और भी कमजोर हो गई। नौलखे ने बूढ़े चौकीदार के करीब रुक कर कहा, बाबा जी कहाँ जाना है? अंधेरे में ठोकरें खाते फिर रहे हो, हम छोड़ आए तुम्हें। बूढ़े ने कहा, ओए पुत्र जाना कहाँ है? मैं तो इस इलाके का चौकीदार हूँ। नौलखा बोला, अच्छा। ये कहते हुए वो आगे बढ़ गया। वो शारिक की तरफ देखते हुए बोला, ये बाबा चौकीदार है, ये तो अपनी राखी नहीं कर सकता, दूसरों की क्या करेगा? शारिक ने सिर्फ मुस्कुराने पर इक्तिफा किया था। वो कुछ और आगे जाकर एक और गली में मुड़ गए। गोगा पहलवान का अखाड़ा उसी गली में था। उस गली में दाखिल होते ही वो मोहतात हो गए थे। चंद गज आगे दाईं तरफ अखाड़ा था। ये एक वसीओ अरीज अहाता था जिसके सामने की दीवार खासी ऊंची थी। अहाते में आमदोरफ्त के लिए एक ही फाटक था। कदीम जमाने का बना हुआ लकड़ी का ये फाटक बहुत भारी और बहुत मजबूत था। पहले कभी ये फाटक रात को बंद भी कर दिया जाता होगा, लेकिन अब तो मुस्तकिल तौर पर खुला रहता था क्योंकि उसके सामने जमीन पर इतनी मिट्टी जमा हो चुकी थी कि उसे खोलना मुमकिन नहीं रहा था। शारिक ने फाटक के करीब पहुंचकर उन तीनों को रुकने का इशारा किया और खुद दबे पांव चलता हुआ आगे बढ़ गया। अहाते में अंधेरा था, ताहम बिल्कुल आखिर में जहां कमरे बने हुए थे बरामदे में मध्यम रोशनी का बल्ब जल रहा था। उस बल्ब की रोशनी भी बरामदे तक ही महदूद थी। शारिक कुछ देर तक फाटक के करीब खड़ा इधर उधर देखता रहा। फिर उसने अपने साथियों को हाथ से इशारा किया और आगे बढ़ने लगा। उसके साथ ही उसने जेब से पिस्तौल भी निकाल लिया। फाटक से चंद गज आगे दाईं तरफ एक शेड सा बना हुआ था जिसके नीचे का कुछ हिस्सा लकड़ी की पार्टीशन लगाकर अलग कर दिया गया था। ये वो जगह थी जहां कुश्ती और वर्जिश के लिए आने वाले कपड़े तब्दील किया करते थे। वो चारों शेड के नीचे आकर रुक गए और गहरी नजरों से कमरों की तरफ देखने लगे। बाईं तरफ वाले कमरों के बरामदे में चारपाई पर कोई लेटा हुआ था। शारिक ने गामे को इशारा किया। वो पिस्तौल संभाले दबे कदमों बरामदे की तरफ चलने लगा। शारिक का इशारा पाकर राजू और नौलखा भी मुख्तलिफ समतों में बढ़ने लगे। शारिक कुछ देर अपनी जगह पर खड़ा रहा, फिर वो भी शेड से निकलकर दीवार के साथ साथ एक तरफ चलने लगा। दफतन एक हल्की सी चीख सुनकर वो ठिठक गया। उसने गर्दन घुमाकर देखा। एक आदमी दौड़ता हुआ कमरों वाली इमारत की पिछली तरफ गायब हो गया था। वो शारिक के साथियों में से कोई नहीं हो सकता था। शारिक दीवार के साथ साथ तेजी से आगे बढ़ने लगा। वो जल्द ही उस छोटी सी इमारत के दूसरी तरफ पहुंच गया। उस तरफ एक दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था और कमरे में बहुत हल्की सी रोशनी नजर आ रही थी। शारिक दबे कदमों चलता हुआ उस दरवाजे के सामने पहुंच कर रुक गया और कान लगाकर अंदर से किसी किस्म की आवाज सुनने की कोशिश करने लगा। उसे मायूसी नहीं हुई। उसे आवाज आई, उस्ताद उठो, जल्दी करो, दुश्मनों ने हमें चारों तरफ से घेर लिया है। शारिक ने चंद लम्हे इंतजार किया और फिर एक जोरदार ठोकर से दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हो गया। कमरे में 0 वॉट का बल्ब जल रहा था। दाईं तरफ पलंग था जिस पर माझा गुज्जर बैठा हुआ था। साफ जाहिर हो रहा था कि उसे गहरी नींद से जबरदस्ती जगाया गया है। पलंग के करीब ही एक और आदमी खड़ा था। वो फज्जा था। दरवाजा धड़ से खुलने की आवाज सुनकर माझे गुज्जर ने उस तरफ देखा, फिर बड़ी तेजी से तकिए की तरफ हाथ बढ़ाया। वो तकिए के नीचे रखा हुआ पिस्तौल निकालना चाहता था, लेकिन उसी लम्हे एक गुर्राहट उसकी समात से टकराई और उसका हाथ वहीं रुक गया। वो कमरे में दाखिल होने वाले शख्स की तरफ देखने लगा। उसके साथ ही सीने में उसे अपना सांस रुकता हुआ महसूस होने लगा। वो शारिक था। माझे गुज्जर को बहुत अरसे से शारिक की तलाश थी। इसके लिए उसने शारिक की पार्टी के कई आदमियों को भी अजियतें दे देकर हलाक कर दिया था, मगर उनमें से किसी ने भी शारिक के बारे में कुछ नहीं बताया था। उसने अपने बाज आदमियों से ये भी कह रखा था कि शारिक जहां भी नजर आए उसे गोली मार दी जाए, और अब शारिक उसके सामने खड़ा था। शारिक के हाथ में पकड़े हुए पिस्तौल का रुख उसकी तरफ था। शारिक को इस तरह अपने सामने देखकर माझे गुज्जर के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगीं। पलंग के करीब खड़े हुए फज्जे ने अपनी जगह से हरकत करने की कोशिश की, मगर शारिक गाफिल नहीं था। वो पिस्तौल का रुख उसकी तरफ करते हुए गुर्राया, बोला, अपनी जगह से हरकत मत करना, गोली मार दूंगा। फज्जा बेहिस्सो हरकत हो गया और उसने कहे बगैर दोनों हाथ भी सर से ऊपर उठा दिए। शारिक ने आगे बढ़कर उसके जिस्म को थपथपाया और उसकी कमीज के नीचे छुपा हुआ पिस्तौल निकालकर पलंग के नीचे फेंक दिया। शारिक माझे गुज्जर की तरफ देखते हुए बोला, डर क्यों गए माझे? तुम्हें तो मेरी तलाश थी ना। इसी चक्कर में तुम कई बेगुनाहों को भी मौत के घाट उतार चुके हो, और कल ही तुमने एक मासूम और बेगुनाह लड़के को मार मार कर अधमुआ किया है।
अब मैं खुद चलकर तुम्हारे पास आ गया हूँ तो तुम डर क्यों रहे हो? तुम्हारे चेहरे पर हवाइयाँ क्यों उड़ रही हैं? माजे ने अपनी आवाज पर काबू पाने की कोशिश करते हुए कहा, देखो शारिक बाबू, तुम्हारी भलाई इसी में है कि खामोशी से वापस चले जाओ, वरना तुम्हारी लाश ही जहां से वापस जाएगी मेरे आदमी तुम्हारे टोटे कर देंगे। शारिक बोला, तुम्हारा एक आदमी तो ये खड़ा है और बाकी भी इस वक्त मेरे आदमियों के रहमो करम पर हैं, और मेरे साथ नौलखा भी है। नौलखे को तुम जानते हो ना? तुमने उसके बहनोई नासिर को कत्ल करके लाश नहर में फेंक दी थी। उस वक्त नौलखे को उसका पता नहीं चला, फिर वो मेरे साथ कराची चला गया। अब उसे पता चल गया है और वो तुम्हारा हिसाब किताब बराबर करने के लिए बेचैन हो रहा है। माझा गुज्जर उसकी तरफ देखते हुए बोला, शारिक बाबू, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम दोनों आपस के इख्तिलाफात भुलाकर फिर से दोस्त बन जाएं? शारिक ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल हो सकता है। मैं तो चाहता हूं कि हम दोस्तों की तरह मिलजुल कर रहें, लेकिन मैं आदमी हूं उसूल का। दोस्ती की तजदीद से पहले पिछला हिसाब किताब बराबर हो जाए तो अच्छा है, ताकि किसी को कोई शिकायत न रहे। माज ने कहा, तुम जितनी चाहो रकम ले लो शारिक बाबू, मैं तुम्हारा सारा नुकसान पूरा करने को तैयार हूं, अभी और इसी वक्त। शारिक मुस्कुराया, बोला, समझदार आदमी हो, लेकिन मैं आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत का कायल हूं। माजा गुज्जर भज्जे की तरफ देख कर चीखा, नहीं भज्जे, रुक जाओ। शारिक तेजी से घूमा, वो बड़ी आसानी से माजे गुज्जर की चाल में आ गया। माजे ने नफसियाती हरबा इस्तेमाल किया था जो 100% कामयाब रहा। इससे पहले कि शारिक पलटता, माजा गुज्जर बैठे बैठे अपनी जगह से उछला और किसी परिंदे की तरह उड़ता हुआ शारिक के ऊपर आ गिरा। शारिक लड़खड़ा कर पुश्त के बल गिरा, उसकी उंगली से ट्रिगर दब गया, गोली सामने वाली दीवार में लगी। माजा गुज्जर भी शारिक के ऊपर गिरा था। उसने शारिक की नाक पर जोरदार टक्कर मारी। शारिक के मुंह से हल्की सी चीख निकल गई, नाक से खून बह निकला। पिस्तौल भी उसके हाथ से छूटकर दूर जा गिरा था। भज्जा दीवार के करीब हाथ उठाए खड़ा था, लेकिन बजाय इसके कि वो भी मौके से फायदा उठाते हुए माजे की मदद करता और शारिक को गिरफ्त में लेने की कोशिश करता, उसने दरवाजे से बाहर छलांग लगा दी। माजा गुज्जर शारिक के सीने पर सवार था। उसने शारिक का गिरबान पकड़कर उसकी नाक पर एक और टक्कर मारी। शारिक जोर जोर से सर झटकने लगा। माजे ने दोनों हाथ उसके गले पर जमा दिए। माजा उसका नरखरा दबाते हुए गुर्राया, तुम अपने आप को बहुत दलेर और चालाक समझते हो, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारी मौत ही तुम्हें यहाँ ले आई है। शारिक की सांस रुक गई, उसकी आंखें हल्कों से उबलने लगी। उसे लग रहा था कि अगर गले पर गिरफ्त ढीली न हुई तो वो खत्म हो जाएगा। उसने माझे की कलाइयों पर हाथ जमाकर गिरफ्त छुड़ाने की कोशिश की, मगर माझे की गिरफ्त बड़ी मजबूत थी। इस तरह गला छुड़ाना मुमकिन नहीं था। उसने हथेली से माझे की नाक पर जोर से वार किया और फिर वो रुके बगैर माझे की नाक पर हथेली से वार करता रहा। नतीजा खातिर खान निकला, उसके गले पर माझे की गिरफ्त कमजोर पड़ गई। शारिक ने दोनों टांगे समेट कर दोनों पैर माझे की टांगों में फंसाए और उसे पूरी कुव्वत से ऊपर उठा दिया। माझा उसके सर के ऊपर से कलाबाजी खाता हुआ पीछे गिरा। शारिक बड़ी फुर्ती से उठ गया और फिर उसने माझे को संभलने का मौका न दिया। वो माझे के जिस्म पर ठोकरें बरसाता रहा। माझा कमरे में लौट रहा था और फिर दफतन फर्श पर पड़ा हुआ शारिक का पिस्तौल उसके हाथ में आ गया। गुज्जर उस पर पिस्तौल तान कर भेड़िए की तरह गुर्राया, अब अगर तूने अपनी जगह से हरकत की तो गोली मार दूंगा। शारिक रुक गया। माझा गुज्जर बड़ी फुर्ती से उठकर खड़ा हो गया। वो गुर्राया, मैंने कहा था ना, तुम यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जा सकोगे। अब तुम्हें मेरे हाथों से बचाने वाला कोई नहीं है। तुम खत्म हो जाओगे और लाहौर की पूरी मार्केट पर मेरा कब्जा हो जाएगा। अब कोई माई का लाल मेरा रास्ता नहीं रोक सकेगा। नहीं शारिक बाबू, अपनी जगह से हरकत मत करना। माझा गुज्जर उल्टे कदमों पीछे हटने लगा। पिस्तौल का रुख शारिक के सीने की तरफ था और शारिक अपनी जगह पर बेहिस्सो हरकत खड़ा था। माझा गुज्जर दरवाजे के करीब पहुंच गया। उसके होंठों पर शैतानी मुस्कुराहट थी। वो दरवाजे की दहलीज पर पहुंच चुका था। उसने पिस्तौल वाला हाथ आगे को निकाल लिया। दफतन माझे के पीछे तारीक बरामदे में एक हयूले को देखकर शारिक चौंक गया। तारीकी के बावजूद डील डोल से शारिक ने उसे पहचान लिया। वो नौलखा था। शारिक ने अपने चेहरे से किसी किस्म का इजहार न होने दिया। वो अपनी जगह बेहिस्सो हरकत खड़ा रहा। माझे गुज्जर के होंठों पर बड़ी शैतानी मुस्कुराहट थी। उसने पिस्तौल वाला हाथ जरा ऊपर उठाया और ट्रिगर दबाना ही चाहता था कि उसे यूं लगा जैसे उसके सर पर कयामत टूट पड़ी हो। माझे गुज्जर के पीछे खड़े हुए नौलखे ने पिस्तौल का दस्ता पूरी कुव्वत से उसके सर पर मारा। माझे के मुंह से हल्की सी चीख निकली। वो लड़खड़ाया, लेकिन इससे पहले कि संभल सकता, नौलखे ने उसके कूल्हों पर जोरदार लात रसीद कर दी। माझे के मुंह से एक और चीख निकली। पिस्तौल उसके हाथ से छूट गया और वो खुद भी लड़खड़ाता हुआ ढेर हो गया। शारिक ने बड़ी फुर्ती से आगे बढ़कर अपना पिस्तौल उठा लिया और माझे के सर और पसलियों पर ठोकरों की बारिश कर दी। माझा गुज्जर हर ठोकर पर बिलबिला उठता। नौलखा उसे एक जोरदार ठोकर मारते हुए बोला, चुप कर जाओ माद या खसमा। गुज्जर चीखा, मैं तुम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, एक एक को खत्म कर दूंगा।
नौलक्खे ने उसे एक और ठोकर मारी, बोला पहले अपनी जान तो बचा। इस दौरान गामा दौड़ता हुआ वहां पहुंच गया। उसने शारिक की तरफ देखते हुए कहा, भज्जा भाग गया है शारिक बाबू, अब यहां से चलने का प्रोग्राम बनाओ, वो पुलिस को लेकर ना आ जाए। शारिक बोला, इत्मीनान रखो, वो पुलिस के पास जाने की हिमाकत नहीं कर सकता। चंद लम्हों की खामोशी के बाद वो बोला, गोगा पहलवान और उसके दूसरे साथियों को रस्सियों से बांध कर एक कमरे में डाल दो और इसके हाथ पैर भी बांधो, इसे तो हम साथ लेकर जाएंगे। शारिक माझे गुज्जर को पिस्तौल की जद में लिए खड़ा रहा। गामा और नौलक्खा बाहर निकल गए। कुछ देर बाद नौलक्खा लंबी सी रस्सी ले आया और माझे गुज्जर के हाथ पैर बांध दिए गए। कुछ देर के बाद गामा भी आ गया। उसने कहा, उन्हें बांध कर डाल दिया है उस्ताद। शारिक मुस्कुराया, बोला, गुड। उसने बेड साइड टेबल पर पड़ा हुआ चाकू उठाया और उसकी नोक से एक दीवार पर लकड़ी का पैनल उखाड़ने लगा। माझे गुज्जर का चेहरा धुआं हो गया। शारिक ने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा और अपनी कार्रवाई में मसरूफ रहा। थोड़ी ही देर के बाद वो पैनल के 2 तख्ते उखाड़ने में कामयाब हो गया। उसमें से एक तख्ते के पीछे वो खुफिया खाना था जिसमें हेरोइन के चंद पैकेट छुपाए गए थे। कई और तख्तों के नीचे भी इस किस्म के खुफिया खाने मौजूद थे। शारिक ने गुज्जर की तरफ देखते हुए कहा, थोड़ी देर बाद पुलिस यहाँ आकर ये तमाम दीवारें और छत उधेड़ देगी। तुम्हारा सारा माल पुलिस के कब्जे में चला जाएगा और तुम्हारा लाहौर की मार्केट पर कब्जा करने का ख्वाब बिखर कर रह जाएगा। शारिक ने फिर गामे और नौलक्खे की तरफ देखा, बोला, इसे उठाकर ले चलो। माझे गुज्जर ने कहा, मैं अपनी शिकस्त तस्लीम करता हूँ। शारिक बाबू, ये सब कुछ ले लो, मुझे छोड़ दो, सुलह कर लो। शारिक मुस्कुराया, तुमसे सुलह जरूर करेंगे, लेकिन पहले पिछला हिसाब किताब। नौलक्खे और गामे ने माझे गुज्जर को उठा लिया और डंडा डोली करते हुए बाहर ले गए। अखाड़े के अहाते से बाहर निकलते ही शारिक की नजर सामने वाले एक मकान की ऊपर वाली मंजिल की एक खिड़की की तरफ उठी। खिड़की खुली हुई थी मगर फिर बड़ी आहिस्तगी से बंद हो गई। शारिक को समझने में देर न लगी कि खिड़की में कोई खड़ा था। गलियों में चलते हुए फिर वही बूढ़ा चौकीदार मिल गया जो जागते रहना की आवाजें लगाता हुआ आ रहा था। नौलक्खे ने बूढ़े से कहा, अक्ल से काम लो बाबा, अगर सारे लोग जागते रहें तो तुम्हारी क्या जरूरत है। बूढ़े ने माझे गुज्जर की तरफ देखा, कहा, ये कौन है, इसे इस तरह बांध कर क्यों उठाया हुआ है। नौलक्खा बोला, बाबा ये हेरोइन बेचता है, इसे अस्पताल ले जा रहे हैं। बूढ़े ने कहा, इसे गंदे नाले में जाकर फेंक दो, मत मारी गई है इन लोगों की, जानबूझकर जहर पी रहे हैं, अपने दुश्मन आप हो रहे हैं। नौलक्खा बोला, ठीक है बाबा जी, इसे अस्पताल नहीं ले जाते, गंदे नाले में ही फेंक देंगे। वो आगे बढ़ गए और बूढ़ा जागते रहना की आवाजें लगाता हुआ मुखालिफ समत में चल पड़ा। गली के मोड़ पर पहुंचकर शारिक ने सड़क पर इधर उधर देखा और फिर तेजी से आगे बढ़कर कार की डिक्की खोल दी। नौलक्खे और गामे ने रस्सियों से बंधे हुए माझे गुज्जर को डिक्की में ठूंस दिया और ढकना बंद कर दिया। शारिक ने पहले ड्राइविंग सीट वाले दरवाजे का लॉक खोला, फिर अंदर बैठकर दूसरे दरवाजे खोल दिए। गामा और राजू पिछली सीट पर बैठ गए, नौलक्खा अगली सीट पर बैठ गया। उसके साथ ही शारिक गाड़ी को हरकत में ले आया। नौलक्खे ने कहा, मेरा ख्याल है ठोकर न्याज बेग वाली हवेली चलते हैं, वहीं इससे कोई बात करेंगे। शारिक बोला, वहीं चल रहे हैं।